देखो भी आराम से आराम से। क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ है अपना? ब्लड रिलेशन, रिश्ता करवा दिया तुम्हारा? ठीक, करवा तो दिया अभी। रियल लाइफ की गारंटी नहीं है, काल्पनिक दुनिया में करवा सकता हूं मैं ना, रियल में हो सकता हो या ना हो। आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया एक तो, है ना? एक अल्फाबेट भी हो गया शायद, अल्फाबेट टेस्ट ना। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, है ना? ब्लड रिलेशन हो गया ना? ठीक, अगला यूनिट लिखो 5। एक टॉपिक है छोटा सा, वेन डायग्राम टेस्ट, नाम तो सुना ही होगा आपने, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम टेस्ट, वेन डायग्राम टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख परीक्षण। वेन आरेख परीक्षण, वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण, बहुत इजी चैप्टर है ये, और इसके भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अभी 2 तारीख का एक आरएस का पेपर हुआ था, उसमें भी वेन डायग्राम पूछा है आपसे, काउंटिंग फिगर का त्रिभुज पूछा था आपसे, है ना? ये यहीं से आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया था आपका, पेपर देखा होगा ना पीछे वाला, उसमें क्वेश्चन आए हैं। अभी तक अपने 4 यूनिट पढ़ी है, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग। और अभी पीछे 2 तारीख को एक पेपर हुआ जिसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आया है, ब्लड रिलेशन भी आया है, और आपका काउंटिंग फिगर भी आया है, ठीक है? और अल्फाबेट टेस्ट जो है उसका भी एक क्वेश्चन आया है, यदि ध्यान से आपने देखा हो तो। 4 टॉपिक पढ़े, चारों टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? अगला टॉपिक पढ़ना वेन डायग्राम, इसका भी क्वेश्चन पीछे 2 तारीख को पूछा गया है, ठीक है? तो ऐसे कोई बात नहीं है कि सर इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, पुराने पेपर उठा के देखो, सब में से क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, ठीक है? वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण। इसके पहले मैं एक बार थोड़ी सी पिक्चर बताना चाहूंगा आपको कि वेन डायग्राम है क्या चीज, इसको कहां से लिया गया, इसका नाम वेन आरेख क्यों रखा गया, जितना मुझे नॉलेज उतना मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है? बेटा आपने एक देश का नाम सुना होगा, एक देश का नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। ये थोड़ा सा जीके का पार्ट है, कोई मानवीय भूल हो भी जाती तो उसको स्वीकार करना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है देशों के बारे में, मैं बता सकता हूं तुम्हें जितना मुझे पता है, क्योंकि मुझे यहां से एक वैन शब्द को लेना है यहां से, ठीक है? तो एक देश का नाम है, देश का नाम क्या है? स्वीडन। स्वीडन की एक राजधानी है बेटा जिसका नाम है स्टॉकहोम। कौन सा होम है? स्टॉकहोम। स्वीडन एक देश है जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। आप जीके के अंदर पढ़ते भी हैं शायद कि स्टॉकहोम क्यों प्रसिद्ध है, तो स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार देने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार देने के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल जो पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो बेटा ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। अच्छा, ये कब से दिए जा रहे हैं? तो ये सन 1901 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। इसमें समथिंग मिलता है क्या? 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो भी इन 6 क्षेत्रों में अच्छा काम करता है। बेटा इसमें से एक जो शांति का नोबेल प्राइज है ना, शांति वाला, ये शांति का नोबेल प्राइज स्टॉकहोम के अंदर नहीं दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है, नॉर्वे की एक राजधानी है, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो के अंदर आपको मिलता है शांति का नोबेल प्राइज। बाकी जो 5 है वो आपको कहां मिलते हैं? स्टॉकहोम के अंदर मिल जाते हैं। टोटल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। अच्छा, दिए कब से जा रहे हैं? 1901 से। किसकी याद में? मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। मिलता क्या? 1 करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इससे स्वीडन का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। पूरा नाम है जोहान अल्ब्रेक्ट यूलर। जोहान अल्ब्रेक्ट यूलर। इस यूलर ने जो अपने शब्द होते हैं, अपने जो समुच्चय होते हैं ना, जो शब्दों के ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स को एक ज्यामितीय आकृति में दर्शाने का तरीका विकसित किया था। किसने किया था? यूलर ने। लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया था, उसे पूरा किया था जॉन वेन ने।
किसने किया था? जॉन वेन ने किया था। जॉन वेन कहाँ का निवासी था? जो जॉन वेन निवासी था भाई साहब ब्रिटेन का निवासी था। जो काम इसने अधूरा छोड़ दिया उस काम को पूरा किसने किया? जॉन वेन ने। भाई सब काम को पूरा करेगा तो कुछ ना कुछ अपनी छाप तो छोड़ के जाएगा ना, ठीक है। इसी वजह से उसने जो अपना सरनेम था वो आगे लगा दिया वेन। आरेख मतलब किसी भी शब्द या समुच्चय को ज्यामितीय आकृति में दर्शाने का जो तरीका होता है वही तो आरेख होता है, रिप्रेजेंट करना किसी आरेख के अंदर। तो आरेख परीक्षण टेस्ट हो गया, तो अपना खुद का नाम जोड़ गया था वेन आरेख। इस वजह से टॉपिक का नाम है वेन आरेख परीक्षण। इसे वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं? वेन उसका सरनेम हो गया, डायग्राम मतलब शब्दों को दर्शाने का तरीका हो गया, तो बना अपना वेन डायग्राम, ठीक है। इस वजह से इसे वेन आरेख बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने टाइप के आते हैं और अपने को कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। जो चीज अभी मैंने पढ़ाई है सुनाई है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने? वेन आरेख, वेन डायग्राम टेस्ट। हिंदी में बोलेंगे आप इसे वेन आरेख परीक्षण। अच्छा, वेन आरेख को पढ़ने से पहले आप ये पता करो कि वेन आरेख ये जो शब्द है वो कहां से लिया गया। बेटा एक देश का नाम है, देश का नाम क्या है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्यों प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। बता सकते हो 6 क्षेत्र? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसमें से 5 तो मिलते हैं स्टॉकहोम के अंदर, और एक जो शांति का नोबेल प्राइज है वो मिलता है आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। कब से दिए जा रहे हैं? सन 1901 से। किसकी याद में? मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। 1 करोड़ रुपए की राशि समथिंग एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इससे स्वीडन का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। पूरा नाम था जोहान यूलर, यूलर। इसका जन्म होता है 27 नवंबर 1734। 27 नवंबर 1734 को जन्म होता है यूलर का। लेकिन यूलर ने जो शब्दों को दर्शाने का तरीका विकसित किया था उसे ये पूरा नहीं कर पाया। पूरा किसने किया था? जॉन वेन। जन्म होता है 1790, 3 मार्च 1790 को जन्म हुआ था, और ये कहां का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। और इसी जॉन वेन ने उस काम को पूरा कर दिया तो अपना सरनेम आगे छोड़ गया वेन आरेख। वेन खुद का नाम और आरेख डायग्राम, ठीक है। तो इसे इसलिए इसे वेन आरेख बोलते हैं, वेन डायग्राम बोला जाता है इसे। देखो ये तो कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो भी किसी काम को पूरा करेगा वैसा वो अपना कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट कोई और करता है, उसे पूरा कोई और करता है। तो बाबू उसने स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसी प्रकार स्टार्ट तो यूलर ने कर दिया था लेकिन पूरा किसने किया था? जॉन वेन ने किया था। 1734 में जन्मता है और वो 1790 में जन्मता है। जब तक हो सकता है दुनिया से सिमट गया होगा तो आगे अपना नाम छोड़ गया, वेन आरेख परीक्षण, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम के अंदर अपन 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें एक तो आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, एक वेन डायग्राम आपका बना के आता है, ठीक है। उसमें कुछ संख्या अक्षर लिखे होते हैं। किसी भी एरिया को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी है परंतु गायक नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। और एक आता है कि एक क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, 20 केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 20 केवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कितने ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो उसमें डायग्राम आपको बनाना होता है। तो जो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट, जिसे बोलेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की परिभाषा टाइप फर्स्ट लगाएंगे पहले, टाइप फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट का नाम होगा तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम बोलते हैं इसे, तार्किक वेन आरेख। यानी कि आपको अपने तर्क से डायग्राम बनाना होता है। एक में डायग्राम बनाया आएगा, एक में लैंग्वेज लिखी आती है, डायग्राम बनाना होता है। एक में कुछ एक शब्द आते हैं, 3-4 शब्द दिए गए होते हैं, उन शब्दों को किसी आरेख में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। वो टाइप फर्स्ट को बिलोंग करेगा और उसे बोलेंगे अपन तार्किक वेन आरेख, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम। डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की परिभाषा, ठीक है। लिखो आप
किन्हीं शब्दों वस्तुओं के मध्य, किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें। किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, उसे ही तार्किक वैनारेख कहते हैं। 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 ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट बिंदु, अगला बिंदु लिखो। तार्किक वैनारेख को सरल बनाने के लिए, तार्किक वैनारेख को सरल बनाने के लिए एक वर्त होता सर्कल, ठीक है, तार्किक वैनारेख को सरल बनाने के लिए एक वर्त का प्रयोग किया जाता है, एक वर्त का प्रयोग किया जाता है, एक सर्कल, समझ गए, सर्कल वर्त, ठीक है। तार्किक वैनारेख को सरल बनाने के लिए एक वर्त का प्रयोग किया जाता है। गारंटी नहीं कि सर्कल ही काम में ले, आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कोई भी चीज को डिजाइन कर सकते हैं। ये गारंटी नहीं कि सर्कल ही आए, लेकिन 99% जो आता है ना, वो क्या आता है, सर्कल आता है। इस वजह से अपन सर्कल को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट बिंदु। तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, रिलेशन ऑफ 3 टाइप्स। तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और इन 3 प्रकार के संबंधों के लिए, तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और इन 3 प्रकार के संबंधों के लिए 3 प्रकार के ही आरेख बनाए जाते हैं। तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और इन 3 प्रकार के संबंधों के लिए 3 प्रकार के ही आरेख बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के ही आरेख बनाए जाते हैं। तार्किक वैनारेख में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और इन 3 प्रकार के संबंधों के लिए 3 प्रकार के ही आरेख बनाए जाते हैं। डेफिनेशन सीखी आपने। किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, उसे ही तार्किक वैनारेख कहते हैं। तार्किक वैनारेख को इजी बनाना तो किसका प्रयोग करेंगे आप, एक सर्कल, एक वृत्त का प्रयोग करेंगे। तार्किक वैनारेख में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है, और 3 प्रकार के संबंधों के लिए 3 प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। ठीक है, अब समझो, आप सबसे जो पहला रिलेशन होगा वो कौन सा होता है, अब लिखना नहीं है, अब केवल समझना है बेटा। सबसे जो पहला रिलेशन होता है वो होता है पूर्ण संबंध। पूर्ण संबंध, और पूर्ण संबंध को कहते हैं सभी का संबंध, कंप्लीट रिलेशन या ऑल का रिलेशन, सभी का संबंध। कौन सा संबंध बोलते हैं इसे, सभी का संबंध, कंप्लीट रिलेशन या ऑल का रिलेशन। ठीक है, पूर्ण संबंध या सभी का संबंध। जैसे मान लो यहां पर लिखा मैंने मां, और यहां पर लिखा मैंने महिला। बेटा दुनिया की प्रत्येक मां, मैं आपकी मेरी नहीं कह रहा, दुनिया की प्रत्येक मां एक कौन होती है, महिला होती है। लेकिन क्या दुनिया की प्रत्येक महिला मां होती है? हो सकता है कहीं गांव ढाणी सोसाइटी गली मोहल्ला ऐसे होंगे जहां पर कोई महिला किसी कारणवश हो सकता मां आज भी नहीं बन पा रही हो, समझ पाते हैं चीजों को। लेकिन जो मां बनेगी वो तो 101% एक कौन होगी, महिला होगी। तो दुनिया की प्रत्येक मां महिला हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संबंध, सभी का संबंध या ऑल का रिलेशन। जैसे ये जो सर्कल होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मां को, और सभी जो मां है वो किसके अंदर आ जाएगी, सभी मां आ जाएगी एक महिला के अंदर। अब इसे आप ये बोल सकते हैं कि सर सभी जो मां है वो महिला है, सभी जो मां है वो क्या है, महिला हो जाएगी।
क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे मान लो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दिया मैंने फल और यहां पर लिख दिया मैंने आम। क्या दुनिया के सारे फल आम है? नहीं ना। लेकिन दुनिया के सारे आम फल है, चाहे वो हरा हो, पीला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, दशहरी हो, कैसा भी हो, जो भी आम होगा किसके अंदर जाएगा? फल के अंदर। तो इसे बोलते हैं सभी का संबंध। किसका संबंध होता है? सभी का संबंध। अच्छा, अगला जो रिलेशन होता है वो होता है आंशिक संबंध। आंशिक, आंशिक नहीं है, आंशिक है ना। आंशिक का मतलब होता है कुछ, सम का रिलेशन। आंशिक संबंध कौन सा होता है? आंशिक संबंध, जिसे आप बोल सकते हैं कुछ का संबंध। कुछ का संबंध, जैसे सम का रिलेशन। मान लो मैंने यहां पर लिखा महिला और यहां लिखा मैंने वकील। क्या सभी महिला वकील हैं? सभी महिला वकील हैं? सभी महिला वकील नहीं होते। अच्छा, सभी वकील महिला है क्या? नहीं है। क्या कोई महिला वकील नहीं हो सकती? हो सकती है ना, एडवोकेट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट में नहीं डाल सकते और नाइदर में अलग भी नहीं कर सकते। आपको इसको सम के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये तो हो गई महिला और ये हो गया वकील। आप ये कह सकते हैं निश्चिंत होके कि सर कुछ महिला क्या है? वकील है, और कुछ वकील क्या है? महिला है। तो ये आंशिक संबंध कुछ का संबंध होता है, जिसे आप सम का रिलेशन बोलते हैं। ये ऑल का रिलेशन, ये सम का रिलेशन। इसमें एक केस और आता है जिसे बोलते हैं आप नाइदर का केस। नाइदर, दोनों अलग अलग। जैसे बोलते हैं अपन कोई संबंध, कोई नहीं का संबंध, कोई नहीं का संबंध, जिसमें आप पढ़ेंगे दोनों आरेख अलग अलग। दोनों आरेख कैसे कैसे होंगे भाई? अलग अलग, दोनों आरेख अलग अलग। जैसे जैसे मान लो यहां पर लिख दिया मैंने पुरुष और यहां लिख दिया मैंने मां। क्या कोई पुरुष मां हो सकता है? नहीं ना। क्या कोई मां पुरुष हो सकता है? नहीं। क्या कोई पुरुष चाहकर भी मां बन सकता है? नहीं ना। तुम सोचो सर हम तो अनहोनी को भी होनी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी पुरुष मां नहीं हो सकता। तो बेटा पुरुष का सर्कल अलग बनेगा और मां का सर्कल अलग बनेगा। कोई भी पुरुष मां नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं माता पिता, तो बाबू माता माता होती है और पिता पिता होता है। एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, तो कोई मेल फीमेल नहीं थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नाइदर का रिलेशन। सभी का संबंध, कुछ का संबंध और कोई नहीं का संबंध। सभी में ये आरेख बनाना है, कुछ में ये आरेख बनाना है और कोई नहीं में ये आरेख बनाना है। शब्दों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। 3 4 5 शब्द लिखे आएंगे, फिर उनको किसी आरेख में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस आरेख में आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, और उस चीज के लिए आपको इन तीनों पॉइंट का जानना जरूरी है। ये ऑल का रिलेशन, ये सम का रिलेशन और नाइदर का रिलेशन। मान लो कोई टच नहीं होगा, तुम उसको टच कर दोगे, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पूर्ण संबंध यानी सभी का संबंध, जैसे मां महिला, फल आम। आंशिक संबंध का मतलब होता है कुछ का संबंध, जैसे महिला वकील, महिला डॉक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं का संबंध में दोनों आरेख अलग अलग हो जाएंगे, जैसे पुरुष और माँ, माता और पिता। कोई भी मेल फीमेल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी मेल आपका मदर नहीं हो सकता, कोई भी मदर आपकी मेल नहीं हो सकती, ऐसा अलग अलग हो जाएगा दोनों। इसको ऐसा कैसा बना लीजिए, फिर इस पे आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट। जो आपने एक बिंदु लिखा था ना कि तार्किक विनारक में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंधों के लिए 3 प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। उसके नीचे ऐसा कैसा छाप दीजिए जैसे आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नाइदर का रिलेशन।
हो गया, बना दिया सभी ने? वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण। वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण, तीन टाइप पढ़ने पड़ेंगे इसको अपने को, है ना। अभी टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं तार्किक वेन आरेख। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिक मतलब सोचना कि किन शब्दों को किस ग्राफ के अंदर आप सोच के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट को अपन ने स्टार्ट किया यहां से। हो गया सभी का? चलो यहां तक एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। क्या टॉपिक स्टार्ट किया आपने? वेन डायग्राम। हिंदी में बोलेंगे इसे आप वेन आरेख परीक्षण, वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण। मैंने ये भी बता दिया टॉपिक का नामकरण कहां से हुआ है। एक देश का नाम था स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्यों प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार देने के लिए। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र आपके शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थ। जिसमें से एक शांति का जो नोबेल प्राइज है वो आपको स्टॉकहोम के अंदर नहीं दिया जाता है, वो आपको मिलता नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ठीक है, कब से दिए जा रही है? सन 1901 से। किसकी याद में? मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल की याद में। मिलता है क्या? 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, जो यूलर था उसका जन्म होता है 27 नवंबर 1734 को होता है। ठीक है, इसने जो अपने शब्द होते हैं, समुच्चय होते हैं, उन शब्दों को किसी ज्यामितीय आकृति के अंदर दर्शाने का तरीका विकसित किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया था। पूरा किसने किया था? जॉन वैन ने। कहां का निवासी था? ब्रिटेन का। जन्म होता है 3 मार्च 1790 को। जो काम उसने अधूरा छोड़ा वो काम इसने पूरा कर दिया, और इसी वजह से टॉपिक का नाम दिया गया अपने सरनेम के आगे, वैन आरेख परीक्षण। वैन आरेख किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इसमें 3 टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें टाइप फर्स्ट होगा आपका तार्किक वैन आरेख। किन्हीं शब्दों या वस्तुओं के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, उसे ही हम तार्किक वैन आरेख कहते हैं। तार्किक वैन आरेख में संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और इसे इजी बनाना तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको? सर्कल का। बेटा गारंटी नहीं है सर्कल का। यार क्या माँ महिला को आप ऐसा नहीं दर्शा सकते क्या? ये तो हो जाएगी माँ और ये हो जाएगी आपकी महिला, तो ये भी तो सही है ना। गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये मान लो एक बॉक्स के अंदर भी तो आ सकता है, ये माँ हो जाएगी और ये कौन हो जाएगी? आपकी महिला। तो ये भी तो सही है ना रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन 99% आप किस में करते हैं? एक सर्कल के अंदर। एग्जामिनर सर्कल ही आपसे पूछता है। तो ऐसा नहीं कि मैं सर्कल से पढ़ा हूं, तुम सोचो सर वहां ट्रायंगल आ गया तो क्या करेंगे, वहां एक बॉक्स आ गया, स्क्वायर रेक्टेंगल आ गया तो क्या करेंगे? बेटा यही है, कुछ नहीं है। आप इस चीज को इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, करना वैसे ही है। तार्किक विनारक में संबंध 3 प्रकार के होते हैं। ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नाइदर का रिलेशन। ये ऑल का ग्राफ होगा, ये सम का ग्राफ होगा और ये नाइदर का ग्राफ हो जाएगा आपका। क्लियर यहां तक? कोई डाउट है किसी को तो पूछो यहां तक। नहीं, चले आगे। अब टाइप फर्स्ट के पढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, पेपर में कैसे क्वेश्चन देना अपने को। तो बनाइए आप नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम पहले आप बना लेंगे एक बस मेरे साथ, है ना। डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो डायग्राम बनाना है आपको।
ये 11 डायग्राम बनाना है आपको ऐसे कैसे, ये 11 डायग्राम बनाना है अपने को ऐसा कैसे। बना ली, वेल सुपर फास्ट है। ये गोले बनाने हैं और इसमें हर नंबर पे देख लो आप 3 ही गोले दिखाई दे रहे होंगे आपको। फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में भी 3 है, फोर्थ में भी, सब में 3 3 होंगे। इसका मतलब वो अधिकतम जो शब्द देता है वो कितने देता है, 3 शब्द। 3 शब्दों का तुम्हें एक घोतक बनाना होता है यहाँ से कि कौन सा आंसर अपन दे सकते हैं उसका। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर एक आप थोड़ी लाइन लिखेंगे आप एक बार, यहाँ स्टार लगा के लिख देना पहले। दिए गए शब्दों को, दिए गए शब्दों को कौन सा वेन आरेख निरूपित करता है, दिए गए शब्दों को कौन सा वेन आरेख निरूपित करता है, दिए गए शब्दों को कौन सा वेन आरेख निरूपित करता है, दिए गए शब्दों को कौन सा वेन आरेख निरूपित करता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा, यहां से अपन नंबर बताते रहेंगे और जो आंसर आएगा उसको नंबर आगे लिख देंगे। डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसके आगे उसका नंबर लिख देंगे कि कौन से नंबर का अपना उत्तर आएगा। ठीक है, बनाते रहना लगातार। बनाइए पहला क्वेश्चन। बेटा यहां लिखा मैंने क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, और यहां लिखा मैंने खेल, क्रिकेट, हॉकी, खेल का वेन डायग्राम क्या होगा। अब आपको यहां आगे लिखना नहीं है वेन डायग्राम क्या होगा, ऊपर लिख दिया ना एक बार कि दिए गए शब्दों को कौन सा वेन आरेख निरूपित करता है। क्रिकेट, हॉकी और खेल का वेन डायग्राम, यानी इन 11 में से उत्तर आएगा 9 नंबर। अब देखो यहां पर आप कितने में सोचेंगे, 11 में, भाई 11 में से उत्तर होगा। वहां कितने में सोचेंगे, 4 में से, यानी उसका 3 गुना स्तर है। तो यहां सोचने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना हर क्वेश्चन का, क्योंकि यहां तुम्हारा दिमाग कितनी जगह जाएगा, 11 जाएगी, और वहां कितनी जगह जाएगा, 4 जगह। भाई वहां 4 में से उत्तर होगा और यहाँ 11 में से उत्तर होगा। तो यहां लिखा क्रिकेट, हॉकी, खेल का वेन डायग्राम क्या होगा। बेटा पहला क्वेश्चन देखो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहला आपसे हो। पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं कैसे होगा। 3 शब्द लिखे हैं, क्रिकेट, हॉकी और खेल, क्रिकेट, हॉकी और खेल। आपको इन 3 शब्दों में से सबसे पहले वो शब्द लेना है जो बड़ा हो। बड़ा मतलब उसकी लिखावट बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका अर्थ बड़ा होना चाहिए, उसका अर्थ बड़ा होना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे क्रिकेट, आपने एक वर्ड बोला क्रिकेट, तो ब्रह्मांड में सारे क्रिकेट आ गए जहां पे खेले जाते हैं, सब क्रिकेट। आपने बोला हॉकी, तो ब्रह्मांड के सारे हॉकी आ गए। आपने बोला खेल, तो ब्रह्मांड के सारे खेल आ गए। वो चाहे अपने गांव ठाणी का खेल ही क्यों ना, वो किसके अंदर आएगा, खेल के अंदर ही आएगा। भाई आपने एक वर्ड बोला खेल, तो खेल मतलब ब्रह्मांड के सारे खेल, जो भी खेल खेले जाते हैं वो सारे खेल के अंदर होंगे। तो आप मुझे बताओ क्रिकेट खेल है कि नहीं है, क्रिकेट खेल है। बेटा ये शायद इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी है और ऑस्ट्रेलिया का भी शायद राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया का देख लेना आप लोग। ठीक है, हॉकी, हॉकी तो मुझे पता है मेरे भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो हॉकी जो है वो भी खेल है और क्रिकेट भी खेल है। तो आप मुझे बताओ क्या कोई क्रिकेट हॉकी हो सकता है क्या, क्रिकेट क्रिकेट होता है और हॉकी हॉकी होता है, लेकिन दोनों किसके अंदर आने चाहिए, खेल के अंदर। तो यार ऐसा कोई आरेख चूज करो जो सबसे बड़ा तो खेल हो जाए, उसके अंदर 2 गोले आने चाहिए, एक क्रिकेट का और एक हॉकी का, लेकिन क्रिकेट हॉकी आपस में टच नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो कौन सा ऑप्शन है, 9 नंबर। ये क्रिकेट, ये सॉरी ये खेल, ये हॉकी और ये क्रिकेट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आंसर देके आएंगे अपन कौन सा नंबर, 9 नंबर। तो आगे ऐसे तुम आंसर लिख लोगे 9 नंबर का आंसर। क्लियर हो गया, क्रिकेट हॉकी खेल का आंसर आ जाएगा 9 नंबर का आंसर। ठीक है, अगला लिखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
बतख, पक्षी और मोर। बतख, पक्षी और मोर का वेन डायग्राम क्या होगा? बतख, पक्षी और मोर का वेन डायग्राम क्या होगा? बताओ देखिए। बतख, पक्षी, मोर का वेन डायग्राम बताना है आपको। 9 नंबर ही आएगा। सबका 9 नंबर है। वेल डन, शाबाश। सबसे बड़ा क्या मानोगे? पक्षी। पक्षी में क्या आ जाएगा? मोर। अरे आपका राष्ट्रीय पक्षी भी कौन सा है? मोर ही तो है। तो मोर भी एक पक्षी है और बतख, बतख भी एक है पक्षी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर बतख एक पक्षी नहीं है। बेटा सभी बतख क्या है? पक्षी है। तो बतख भी पक्षी है और मोर भी पक्षी है, लेकिन बतख अलग प्रजाति का पक्षी है और मोर अलग प्रजाति का पक्षी है, लेकिन आएंगे दोनों किसके अंदर? पक्षी के अंदर। तो बेटा ऐसा कोई आरेख है तो वो कौन सा नंबर अपने पास? 9 नंबर है। जैसे ये आ जाएगा पक्षी, ये मोर और ये बतख हो जाएगा। बतख मोर दोनों पक्षी हैं, दोनों पक्षी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग वैरायटी के पक्षी है। बतख अलग होता है, मोर अलग होता है। ठीक है, 9 नंबर का आंसर। अगला लिखो नेक्स्ट। हाथी, भेड़िया और प्राणियों। हाथी, भेड़िया, प्राणियों का वेन डायग्राम क्या होगा? हाथी, भेड़िया और प्राणियों देख लीजिए, आराम से एक बार विचार कर लीजिए। हाथी, भेड़िया और प्राणियों का वेन डायग्राम क्या होगा? हाथी, भेड़िया और प्राणियों का वेन डायग्राम क्या होगा? 9 नंबर ही आएगा। 2। अच्छा, 2 नंबर कैसे मानोगे भाई? 2 नंबर में कुछ तो सोचा होगा आपने कि सर ऐसा आंसर दे सकते हैं अपन। हाथी, भेड़िया, प्राणियों। अरे प्राणियों का मतलब होता है प्राणी वर्ग। प्राणी किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। प्राणी यो मतलब ये किसी स्पेशल मानव की बात नहीं कर रहा। प्राणी मतलब हाथी प्राणी में नहीं आता क्या? हाथी प्राणी है। भेड़िया प्राणी नहीं है क्या? भेड़िया प्राणी। आप मैं सब क्या है? प्राणी है। तो बेटा ये सबसे बड़ा प्राणी होगा, उसके अंदर हाथी आता है और प्राणी के अंदर ही भेड़िया आता है। लेकिन हाथी अलग होता है और भेड़िया अलग होता है, लेकिन दोनों है किसके अंदर? प्राणी के अंदर। तो ऐसा कोई नंबर आएगा तो कौन सा नंबर आएगा? 9 नंबर आ जाएगा। ये प्राणी वर्ग बोल दें, प्राणियों बोल दें, है ना, ये दोनों ही एक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। अगला लिखो नेक्स्ट। अगला लिखो। चाय, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। जानते हो पेय पदार्थ? पीने की सारी जो चीजें होती है वो सब पेय पदार्थ होते हैं। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ का वेन डायग्राम क्या होगा? 9 नंबर ही होगा। सबसे बड़ा क्या मानोगे? पेय पदार्थ में चाय भी है, पेय पदार्थ में, लेकिन चाय अलग है, कॉफी अलग है। तो इसका जो आंसर देके आएंगे वो भी देके आएंगे कौन सा नंबर? 9 नंबर। चलो अगला बताओ नेक्स्ट। कुत्ता, बिल्ली, पालतू। कुत्ता, बिल्ली, पालतू का वेन डायग्राम क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली, पालतू का वेन डायग्राम क्या होगा आपको ये बताना है। 5 नंबर होगा। नौ नंबर नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। कुत्ता, बिल्ली, पालतू। बेटा 9 नंबर मत कर देना यहाँ गलती से, 9 नंबर गलत हो जाएगा। हाँ, बीच में आएगा पालतू। बीच में क्या आ जाएगा? पालतू। ये पालतू, ये कुत्ता और ये बिल्ली। 5 नंबर आंसर आएगा। अच्छा, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती हैं, कुछ कुत्ते पालतू और कुछ कुत्ते फालतू भी होते हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां पालतू और कुछ बिल्लियां फालतू भी होती हैं। और बीच के जो पालतू है कुत्ते बिल्ली के अलावा बेटा वो ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी,
घोड़े, गधे, कुछ भी हो सकता है जो बीच की पालतू श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई कुत्ता बिल्ली हो सकता है क्या? कोई कुत्ता बिल्ली को टच नहीं करेगा, तो कुत्ता अलग और बिल्ली अलग, आधे आधे पालतू हो जाएंगे। सारे कुत्ते पालतू नहीं होंगे। सारे कुत्ते पालतू हैं तो फिर ये रोड पे घूमते ना आवारा दीवाने कुत्ते, ये आपको नजर नहीं आएंगे, फिर काटेगा कौन? है ना। ये तो मेरा भारत देश है। जब गांव में कोई बेचारा गाय को चरा के लाता है तो उसे गंवार आदमी कहते हैं, और जब यहाँ लोग शहर में कुत्ते को घुमाते हैं गाड़ी के अंदर बैठा के तो उसे लोग पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। ये मेरा भारत देश है ना। ये मेरा भारत देश है। अगला लिखो नेक्स्ट। बेटा सोना, बाबू नहीं, सोना चांदी गहना, सोना चांदी गहना, सोना चांदी और गहना का वेन डायग्राम क्या होगा? 9 नंबर होगा। सोना चांदी गहना, सोना चांदी और गहना का वेन डायग्राम क्या होगा? आप फीमेल थे, तुरंत से पहचान लिया, ये आपका गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी, तुरंत पहचान लिया, 9 नंबर आ जाएगा। अरे सबसे बड़ा गहना, गहने में सोना और है चांदी। उल्लू के पट्टों है, फीमेल होके भी नहीं पहचान पाए आप, गधों। या यदि आप ये कहते हैं कि सर ये 9 नंबर आएगा तो ये मानेंगे गहना, और ये सोना और ये चांदी, क्या सारा सोना गहना है क्या? सारा सोना गहना है क्या? नहीं है। क्या सारी चांदी गहना है क्या? नहीं है। ठीक है, उत्तर आएगा 5 नंबर। बेटा बीच में मानेंगे गहना, ये मानेंगे सोना और ये मानेंगे चांदी। कुछ गहने सोने के होते हैं, सभी गहने सोने के नहीं होते हैं। कुछ गहने सोने के होते हैं, कुछ सोना अन्य तरीके से भी काम में लिया जाता है। कुछ गहने चांदी के होते हैं, कुछ चांदी अन्य तरीकों से भी काम में ली जाती है। अब तुम सोचो सर बीच वाले गहने, बाबू ऐसे मार्केट में ज्वेलरी मिलती है जिसके अंदर ना गोल्ड है ना सिल्वर है, फिर भी लोग बड़े चाव से पहनते हैं। क्या वो आभूषण नहीं है? वो गहना नहीं है कि नहीं है? गहना है। तो गहने अन्य धातु के, अन्य मेटल के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर नहीं आएगा, 5 नंबर आएगा। 5 नंबर का आंसर आएगा ये, सोना चांदी और गहना। 5 नंबर उत्तर देंगे अपन। ठीक है, अगला लिखो नेक्स्ट। सूर्य, ग्रह और पृथ्वी, सूर्य ग्रह और पृथ्वी का वेन डायग्राम क्या होगा? सूर्य ग्रह और पृथ्वी का वेन डायग्राम क्या होगा? 3 नंबर। तीनों कैसे हो जाएंगे अलग अलग? भाई सूर्य अलग है, ग्रह अलग है और पृथ्वी अलग है। अबे उल्लू के पट्टों, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी और सूर्य दोनों ही क्या है? दोनों ही ग्रह हैं। वेरी गुड मेरे महाअनुभवों। ये सूर्य तो स्टार है, एक तारा है, ये ग्रह कब से होने लगे हैं? सूर्य तो एक स्टार है, एक तारा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सूर्य ही तो है। ग्रह, ग्रह और पृथ्वी, बेटा ये ग्रह है ना, इसके अंदर आएगी पृथ्वी। टोटल ग्रह कितने होते हैं, 9 या 10? 8 है गधो, ना 9 है ना 8, ये 10 है। कितने हैं? 8 है। एक को हटा दिया, आपको पता हो तो। अब ये मुझे पता नहीं, ज्योग्राफी का मामला है, देख लो किसको हटाया है। पहले 9 थे, पहले 9 थे, अब कितने रह गए? 8 रहे। एक को हटा दिया है तो टोटल ग्रह कितने? 8। उन 8 में से एक क्या है? पृथ्वी। अच्छा अपन किस ग्रह पे रहते हैं, मंगल पे या बुध पे? हैं? हाँ बुध पे नहीं रहते कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? स्टार, एक तारा है। तो अलग चला जाएगा ना बाबू, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का आंसर आएगा। भाई जो पृथ्वी है वो ग्रह के अंदर आ जाएगी और सूर्य आपका अलग हो जाएगा। सूर्य एक स्टार, एक तारा होता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा सूर्य होता है। हो गया सभी का?
चलो अगला लिखो नेक्स्ट। सोच समझ के आंसर दो, ऐसे गड़बड़ करोगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग में तो 5-7 क्वेश्चन इजी करवाने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो तुम पता नहीं क्या क्या बताओगे उल्टा पुल्टा ना, गलत कर दोगे ऐसे तो। चलो लिखो अगला। नारी माँ डॉक्टर का वेन डायग्राम क्या होगा? नारी माँ और डॉक्टर, फीमेल मदर डॉक्टर, फीमेल मदर डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर का वेन डायग्राम क्या होगा? 5 नंबर, वेरी गुड। नारी माँ डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर 6 नंबर, 6 नंबर। और किसी का? नारी माँ डॉक्टर 6 नंबर ही है ना, तो 5 वालों को कैसे भगवान माफ करेगा? अभी अभी मैंने कहा था दुनिया की प्रत्येक माँ कौन होती है, तो फिर तुम अलग कैसे ले जा सकते हो उसको? अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले ही, भाई दुनिया की जो भी माँ बनेगी वो एक कौन होगी? नारी कह दो, महिला कह दो, फीमेल कह दो, कुछ भी कह दो, बात तो एक ही है। तो प्रत्येक माँ कौन होती है? एक नारी होती है। बाबू देखो यहाँ पर ये तो हो जाएगा नारी और ये हो जाएगी माँ। आगे लिखा है डॉक्टर। आप मुझे बताओ क्या कोई माँ डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? कोई माँ डॉक्टर हो सकती है। क्या कोई नारी डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। बेटा हमेशा नारी और माँ ही डॉक्टर हो कोई गारंटी नहीं है, बच्चे कुछ आप जैसे विद्वान पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। पुरुष भी तो डॉक्टर है, हो सकता है जो नारी से बाहर हो जाएगा वो पुरुष, और जो नारी में अंदर गया वो नारी। ठीक है, तो सभी माँ नारी होती है, और डॉक्टर एक माँ भी हो सकती है, डॉक्टर एक नारी भी हो सकती है, डॉक्टर बाहर से पुरुष भी हो सकता है डॉक्टर। ठीक है, नारी माँ डॉक्टर का आएगा 6 नंबर। अगला लिखो। पिता, मैं जिससे पूछूंगा उसी को बताना है, बोलना नहीं है, पड़ोसी की सौगंध दे तुम्हें। ठीक है, पिता अध्यापक, अविवाहित, फादर टीचर एंड अनमेरिड। पिता अध्यापक और अविवाहित। अपना आंसर छुपा के रखना, मैं जिसको खड़ा करूं उसी को बताना है। फादर टीचर एंड अनमेरिड, पिता अध्यापक और अविवाहित। आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, 60 सेकेंड्स सोचने के लिए। यदि इस टाइम में भी नहीं सोच सके तो फिर कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकोगे, ध्यान रखना। पिता अध्यापक और अविवाहित का वेन डायग्राम क्या होगा? हो गया? बताओ। 3 नंबर, तीनों कैसे होंगे? अलग अलग। अब बताओ। हाँ 6 नंबर, 6 नंबर, वेरी गुड। आप बताओ। 5 नंबर, 5 नंबर। आप बताओ भी। 6 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। देवी आपका बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं आया। पिता अध्यापक और अविवाहित, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है 3 नंबर, कोई कह रहा है 6 नंबर, कोई कह रहा है 5 नंबर, कोई कह रहा है 11 नंबर, है ना? अब मैं समझा देता हूं। बेटा क्या कोई पिता अध्यापक नहीं हो सकता है क्या? तो 3 नंबर तो तुम बता ही नहीं सकते ना, अलग अलग तो जा ही नहीं सकता, अलग अलग तो जा ही नहीं सकता ना। कोई भी पिता अध्यापक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ ये गारंटी नहीं है कि सभी पिता अध्यापक हो, कुछ पिता अध्यापक हो सकता है, तो कुछ का एक आएगा। अच्छा क्या कोई अध्यापक अविवाहित नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा क्या कोई पिता अविवाहित नहीं हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? अबे गधो, भाई उसकी शादी नहीं हुई तो पिता कैसे बनेगा? हैं? ऐसे नया भारत होने में तो कुछ भी हो जाएगा। हैं? हाँ विकसित भारत है, कुछ भी हो जाएगा।
लेकिन यहां उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको सोच रखना पॉजिटिव, होने को तो कुछ भी हो सकता है, नया भारत है, नया भारत है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, इसमें आप अनलीगल नहीं सोचेंगे, यहां सोच को रखना पॉजिटिव। कैसा रखना है? पॉजिटिव। बाबू, कोई भी पिता अविवाहित को टच नहीं करेगा। अब तो समझ गए कौन सा नंबर है? अरे यार अब भी नहीं समझे तुम। 5 नंबर, 11 कैसे हो जाएगा? देखो ये तो आ जाएगा आपका अध्यापक, अध्यापक, ये आ जाएगा पिता, और ये आ जाएगा अविवाहित। कोई पिता अविवाहित को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कुछ पिता अध्यापक तो हो सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ अध्यापक अविवाहित भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पिता अविवाहित नहीं हो सकता। 5 नंबर आएगा। 11 नंबर कैसे पहुंच गए तुम ऐसे इतना जल्दी? 5 नंबर का आंसर देके आएंगे इसका, पिता अध्यापक और अविवाहित। कोई भी पिता अविवाहित नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे अच्छा सा। महिला, विधवा, विवाहिता, फीमेल विडो एंड मैरिड, फीमेल विडो मैरिड, महिला विधवा और विवाहिता। बताओ देखिए। 4 नंबर, वेरी गुड। सोच लो, समझ लो एक बार अच्छे से। महिला, विधवा और विवाहिता का वेन डायग्राम क्या होगा? क्या हुआ है? अटक गए तुम तो। 6 नंबर, 6 नंबर, वेरी गुड। और कोई उम्मीदवार आप में से जो बताना चाहे कि सर 6 नहीं, हम तो 1 से 11 में ये बताएंगे तो ये आंसर होगा? छह आ गया। चलो 6 को मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ 6 कैसे आएगा या नहीं आएगा, है ना? ये देख लो बेटा, यहां पर लिखा है महिला। क्या लिखा है? महिला। ठीक है, आगे लिखा है